जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट सीडीएस recommended श्रेयांश गौतम। थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तेरे बारे में मेरे को संबित, जो हमारा कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड है, उसने मेरे को इतना बताया ना कि तू बड़ा मस्त बंदा है, मस्त मौला है। तो आई थॉट कि आई विल इनवाइट यू। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई इनविटेशन। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, ही इज़ अ पंजाबी एंड जलंधर का इसकी स्कूलिंग है। पिताजी इनके पीएसएफ में हैं एंड ही हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर आर्मी। सून ही विल जॉइन ओटीए। सो ही इज़ ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ आवर लॉन्ग टाइम पार्टनर्स जो हैं चैनल के, LWS सुमित सर वाले, जो दिल्ली में जिनकी कोचिंग है एसएसबी की। यू कैन चेक देम आउट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। अपने बारे में इसके अलावा श्रेयांश खुद ही बताएगा। श्रेयांश, थोड़ा ऑडियंस को बताया यार अपने बारे में। First of all, thank you for inviting me. And sir, yes sir, वो संबित, I met संबित in LWS। वो जब मेरे को पहली बार मिला था, कतई भालू जैसा लगा था मेरे को। फिर मैं जब उसके साथ थोड़ा सा रहा तो एक्चुअली मैं है थोड़ा सा, फिर मैं उसके साथ रहा तो फिर मेरे को पता लगा मैं सही था। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है सर, फादर बीएसएफ में, तो अलग अलग पोस्टिंग्स के बाद स्कूल चेंज होते रहे, बट फ्रॉम 6 to 12 आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर। ओके। एंड आफ्टर दैट मेरे को एक ऐसा कॉलेज चाहिए था जहाँ पे अटेंडेंस हो, कोई चक्कर ना हो। ओके। तो हमारा जो कॉलेज था वो वन ऑफ द वैसे ही कॉलेज था जिसमें कोई चक्कर नहीं, आप जाओ सिर्फ पेपर दे के आओ। तो मैंने फिर वहाँ पे खालसा कॉलेज में एडमिशन ली थी। ओके। मेरे को ऐसा लगता है वो खालसा कॉलेज में एडमिशन लेना मेरा बेस्ट पार्ट था जिंदगी का, क्योंकि मेरे को ऐसे ऐसे दोस्त मिले वहाँ पर कि क्लास में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। मतलब कोई ऐसा आ रहा है कि जिसको कनाडा जाना है, कोई ऐसा आ रहा है जिसकी फैमिली यूएस में बाहर है और वो इंडिया आ रहा है, कोई ऐसा है कि जिसने कभी जलंधर शहर ही नहीं घूमा है पूरा। तो आपको हर टाइप का वो बंदा मिला है मेरे को जो वहां पे मिला है। तो वो मेरा आई थिंक बेस्ट डिसीजन था जिंदगी का। ग्रेट यार, ग्रेट। और तूने बताया था तेरे सप्ली में भी सप्ली थी, उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी मेरी एनडीए टाइम से शुरू होती है। मेरा जब पहली बार एनडीए क्लियर हुआ, तो उस टाइम जो था वो 2000 आई थिंक 19 का सेकंड पेपर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 18 का सेकंड पेपर होगा। तो उस टाइम का जो रिजल्ट था वो बहुत डिलेड हो गया था। मतलब ऑलमोस्ट उस टाइम क्या था कि एक महीने के, 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता था। अब तो 15-20 दिन में आ जाता, उस टाइम 1-1.5 महीना लगता था, लेकिन वो 2 महीने हो गए तो उन्होंने रिजल्ट ही नहीं दिया। तो वो सितंबर वाले पेपर का रिजल्ट ऑलमोस्ट दिसंबर में जाके आया था, और दिसंबर में हमारे शुरू होते हैं जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते हैं। और मेरा अगले दिन फिजिक्स का एग्जाम, और पिछले दिन हमारा सीडी उसका रिजल्ट आया एनडीए का, और मैं पहली बार एनडीए क्लियर किया। मैं इतना कुछ, मैं पढ़ा ही नहीं। मैं अब एनडीए जा रहे, अब क्या जरूरत है भाई पढ़ने की। तो मैं अगले दिन गया मस्त, वहां पे बैठा मैं 1.5 घंटा सो के। मैंने कहा मैम अब हाफ टाइम के बाद जा सकते हैं? मैं जाए, कहता साइन तो कर जाए कम से कम इधर। सिर्फ ये रिटर्न क्लियर करने के बाद है, बाय द वे। हाँ, वो हैं? रिटर्न क्लियर करने के इंटरव्यू बाद। बचा है अभी, मेडिकल बचा है, मेरिट बचा है। उस टाइम पता नहीं था ना कि एसएसबी नाम की चीज बहुत तगड़ी होती है। तो मैं तो बहुत हवा में था उस टाइम। मैंने कहा मस्त है भाई, अब तो यूपीएससी का पेपर क्लियर किया, अब तो भाई इज्जत इज्जत है घर पे, कुछ नया है। मैं अगले दिन चला गया चौड़ चौड़ में, पेपर छोड़ के आ गया, और वो मेरी आ गई सप्ली। शिट। और घर वाले इतने खुश कि, क्योंकि हमारे घर पे किसी की सप्ली नहीं आई थी। जो मेरे बड़े सिस्टर है वो यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है, ओ तो माय हमारे गॉड। घर पे कभी किसी की आई नहीं थी सप्ली। तो खैर जब सप्ली आई, घर वालों को पता लगा सप्ली आई, घर वाले भी खुश है कि जिंदगी में कुछ चलो नई चीज आ रही है घर पर।
उन्होंने कभी नहीं देखी, वो बहुत चिल्ला उठे मेरे घर वाले। तो ऐसे करके ये वाली सप्ली मैंने क्लियर की फर्स्ट सेमेस्टर की। और मैं फिर चला गया, थोड़ी बहुत एक दो कोचिंग्स ली और उसके बाद एसएसबी गया। और मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया एसएसबी में, एंड आई गॉट 326 मार्क्स इन एसएसबी नॉट उस बैड। टाइम पे, जो कि आई थिंक बहुत क्लोज बॉर्डर लाइन केस हो जाता है। हाँ, बॉर्डर लाइन तो टाइप में है। हमारे डीएसओ सर आए तो उन्होंने कहा देयर इज वन स्टूडेंट हु मिस्ड बाय हिज सेंचुरी बाय वन रन। अब मेरे को समझ नहीं आया उस टाइम, जब मैंने रिजल्ट देखा तब पता लगा, वो मेरी तरफ देख के बोल रहा था चूतिया तू ही है। तो Shit. फिर मैंने फिर जब मेरे 326 मार्क्स आए, फिर हवा में, मैं कहा ये तो भाई बहुत आसान चीज है, कुछ भी हो जाएगा इसमें। अब मेरा आया, फिर सेकंड अटेम्प्ट किया मेरा, उसका एनडीए का, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, जो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। तो वो भी क्लियर हो गया। अब मैं गया, मैंने कहा अब तो क्या जरूरत है, 326 मार्क्स आए हैं। और उस टाइम मेरी आर्मी की थी, क्योंकि उस टाइम मेरे को स्पेक्टेकल लग गया था, तो मैंने कहा आर्मी की देंगे। और मैंने सुना था आर्मी वाले आसान होती है, मैं कहा एएफएसबी में 326 मार्क्स है, ये तो मेरे 426 ना हो जाएगा इधर। मैं गया वहां पे चौड़ चौड़ में, और वहां पे 22 एसएसबी वालों ने बोला कि स्क्रीन आउट नाम की भी चीज होती है, लो पकड़ लो। मैंने पकड़ ली, फिर मैं आ गया वापस। तो फिर उसके बाद फिर कॉलेज के जो दोस्त थे वो काफी बढ़िया थे, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि वो पंजाब वाला कि चल भाई बाहर चल के घूम के आते, गेड़ी मार के आते हैं। तो फिर घूमे फिरे, फिर उसके बाद कॉलेज के बाद सीडीएस के अटेम्प्ट दिए। मेरा सेम बोर्ड और सेम ही सेंटर आया, 22 एसएसबी भोपाल। मैं दोबारा उधर गया, इस बार मैं प्रिपरेशन के गया। उन्होंने दोबारा बोला कि स्क्रीन आउट ही होगा तू इधर से। मैं दोबारा स्क्रीन आउट हो गया उधर से। और इस बार मेरे को लिटरली समझ नहीं आया कि मैं क्यों हुआ। हम्म, फिर मैंने सोचा नहीं भाई, कुछ तो दिक्कत है बोर्ड में, मेरे में नहीं बोर्ड में। फिर मैंने दिया अगली बारी एफ कैट का। फिर हम्म, मैं गया मैसूर। और आई थिंक वो एफ कैट का एक मेरा वो इंटरव्यू ऐसा था कि जिसने जिंदगी में मेरे को बताया कि जलील होना क्या होता है। क्योंकि वहां पे इंटरव्यूअर ने मेरे को इतना जलील करके भेजा, क्योंकि उनको कुछ छोटी सी बात पसंद आ गई मेरी, और उन्होंने वही बात मेरी ले ली पूरी इंटरव्यू में 45 मिनट्स में। क्या थी, कैन यू शेयर दैट? हाँ, कि तेरी सप्ली में सप्ली क्यों आई। अब मैं उनको समझा रहा हूँ कि सर मैं उनको बोल नहीं सकता, और खुशी खुशी में सप्ली आ गई है। अब वो मेरे को पूछ रहे तेरी सप्ली में सप्ली क्यों आई। तो अब मैं उनको कुछ मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ। अब वो गोल गोल घूम नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत घुमाया मेरे जैसे। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मेरी ले लू के बोला कि चला जा भाई। बट मेरा जीटीओ बहुत अच्छा हुआ था उधर, बहुत आला दर्जे का जीटीओ हुआ था। तो वहां पे मैं गया, फिर मेरा वेटिंग पीरियड 15-20 मिनट का। फिर मैं अंदर गया, फिर मैंने सबसे पहले देखा हमारे इंटरव्यूअर सर को। फिर वो वही कह रहे हैं। तो फिर मैं वहां से भी, फिर वहां से कॉन्फ्रेंस आउट हो गया आ गया। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में गया था 19 एसएसबी इलाहाबाद सीडीएस का, जो ओके। अभी हुआ मेरा आईएमए एंट्री का। वहां से मैं रिकमेंड हुआ था। और वो बढ़िया, मैं मेरा, भी 19 एसएसबी से रिकमेंड हुआ। नहीं सो मार्क्स आपको भी नहीं मिले होंगे रिकमेंड होने के बाद। मेरे को आई थिंक 380 370 कुछ ऐसे मिले थे अच्छा, वो मार्क्स। 360 पासिंग होते हैं ना, तो 370 मतलब वही आ गया उधर ही। आई मतलब है 19 एसएसबी का कुछ है कि भाई तुमको कर तो देंगे लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। डोंट नो। तो लाइक 14 एसएसबी के मैंने मार्क्स देखे हैं, मैंने 11 एसएसबी के मार्क्स देखे, 18 एसएसबी के मार्क्स देखे हैं, तो उनको पता होता है कि हम घर पे नहीं लेके जाएंगे मार्क्स। 19 एसएसबी वालों को पता नहीं है कि घर पे नहीं लेके जाते इनको, बांट दो। कुछ है ये बोर्ड्स का चक्कर, मैं देख रहा था। कोई स्पेसिफिक बोर्ड है, उसके उसका कोई मेरिट आउट ही नहीं हुआ है। हाँ वही तो मैं, एनडीए मेरे को में भी जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में यही बोला कि तुम तो इलाहाबाद से हो, तुम मेरिट आउट नहीं होंगे। और चलो मेरी क्या ही बोल कॉन्फ्रेंस सकते भी हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस भी 2 मिनट चली थी मेरी। मैं और कुछ भाई, कॉन्फ्रेंस 2 मिनट चली, अब तो क्या ही है, अब क्लियर कट केस थे। फिर उन्होंने बोला ना ऐसा नहीं होता इधर, थोड़ा सा चेंज है प्लान में, तो फिर वो प्लान में चेंज कर दिया। बट स्टिल वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट एसएसबी थी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा ग्रुप मिला था उधर। ओके। आज आज भी लाइक उसमें से भी जो बच्चे कुछ मेरिट आउट हुए थे, जो मेरे ही बैच के थे, उनमें से कुछ दोबारा आईएमए के लिए दोबारा वो हो गए हैं, रिकमेंड हो गए। सो वो बैच एक्चुअली बहुत अच्छा था। तो दैट्स गुड। कोई फनी किस्सा बता एसएसबी का, मतलब तेरे 5 एसएसबी दी है, एनडीए सीडीएस एफकेट, कोई मतलब मस्त जो तेरी मेमोरी, फॉन्ड मेमोरी हो। मस्त तो ये है कि ये थोड़ा सा ना ऐसा रेडिकली किस्सा हो जाएगा।
तो उस टाइम कुछ नया नया गाजा का अटैक चल रहा था और इसराइल के बीच में। ओके। तो हम सारे वो एसएसबी की डॉर्मेट्री में बैठे हैं, तो सारे बोल रहे हैं कि ये गाजा वाले जो हैं उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और कुछ ऐसे रिमार्क्स भी बोल रहे हैं एक दूसरे को। तो हमारे साथ एक लड़का, वो एसएससी सीजीएल कुछ कर रहा था, वो ऑलरेडी जॉब में था वो। तो वो चादर पहन के सोया हुआ था ऐसे करके ओढ़ के, और उसने चादर हटा जैसे अंडरटेकर उठता है वो उठा, और उठा और उसने सीधा बोला अल्लाह अकबर। और भाई सारी डॉर्मेट्री में ऐसे शांति कि भाईजान ये क्या हो गया, और वो सो गया ऐसे बोलकर। अब अगले 2 दिन लौंडे इसी में थे कि भाई के सामने हमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया जो हमको नहीं बोलना चाहिए था। और दूसरे तीसरे दिन भाई ने लगाए हुए हैं भजन, और ये उठ के तीसरे दिन पता लग रहा है कि भाई ये तो कोई और ही है। वो बकचोदी करके सो गया, 2 दिन लौंडे वैसे ही पागल हो रखे कि हमने कुछ बोल तो नहीं दिया उल्टा सीधा इसके सामने। तो ऐसे एक और था, वो हमारे मेरे ग्रुप का तो नहीं था लेकिन किसी और ग्रुप का था, वो अभी दोबारा रिकमेंड हो गया है लड़का, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है, वो वन ऑफ द बेस्ट गाय आई मेट। तो उसका जीटीओ चल रहा है। तो उसके साथ एक और लड़का है जो नेवी में, जो उसमें था कोस्ट गार्ड में जीसी था उस टाइम पे, और अच्छा। दोबारा आईएमए के लिए आया था। ग्रेट। तो वो जो लड़का है उसने बोला, जो दूसरा वाला है जो रिकमेंडेड नहीं है, जो जस्ट उसके ग्रुप में है, तो वो अच्छा लड़का है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक ग्रुप में थे। तो उसने ऐसे जीटीओ के टाइम पे उस टाइम उसने बोला कि जब उनका पीजीटी चल रहा था कि मेक अ फिगर ऑफ 8। तो उसने पीछे से उसको धीरे से बोला, जो जीसी था, कि भाई ऐसे बुकिश लैंग्वेज यूज मत कर जो कोचिंग वाले करते हैं। भाई उसने रस्सी छोड़ी, पीछे मुड़ के कहता मैंने कोचिंग थोड़ी ली है। और जीटीओ मैडम वहां से देख रही कि चल क्या रहा है पीजीटी के बीच में। तो ऐसे बहुत ऐसे आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं एसएसबी में कई बार कि जो आपको हमेशा याद रहते हैं। सो ट्रू। अब रिटर्न पे आते हैं, रिटर्न सीडीएस का मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है, तो थोड़ा एक आउटलाइन दे के अगर किसी को तैयारी शुरू करनी है, अभी 1 सितंबर तो आने वाला है ये जब रिलीज होगा तो उसके आसपास, तो अगले 6 महीने क्या करे बंदा अप्रैल तक? अप्रैल का देखो, सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे 3 मेन पेपर होते हैं, एक होता है इंग्लिश का, दूसरा मैथ्स का, और तीसरा जीएस का। ये 3 पेपर होते हैं, तो हमको इनमें से किसी 2 में स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। जो कि नॉर्मली बच्चे जो आईएमए वाले होते हैं वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश को बना के जाते हैं, क्योंकि उनका जीएस का उतना बढ़िया स्कोर्स नहीं रहते नॉर्मली जो ये होता है। या तो मैं भी वही, मेरा भी वही था कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट पकड़ो, 2 पेपर पकड़ो और उनको स्ट्रॉन्ग कर लो। और तीसरे का आप ये देखो कि जितनी आपको लोअर कट ऑफ चाहिए होती है उससे 5-10 मार्क्स आप ऊपर ले लो, तब भी आपका इजीली पेपर क्लियर हो जाएगा। लाइक नॉर्मली 135 के करीब कट ऑफ रहती है आईएमए की। सो इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, आप आराम से 40 नंबर मैथमेटिक्स में ले सकते हो, एंड 70 नंबर आप ले सकते हो इंग्लिश में, अगर आपने 2 स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो। सो वो 70 + 40 110 तो यही बन जाता है। तो आपको सिर्फ 25 मार्क्स रह जाते हैं और लेने के लिए, ताकि आप 135 को क्रॉस कर सको। तो फिर आपको सिर्फ जीएस में 25 मार्क्स रह जाते लेने के लिए, जो कि 100 में से आई थिंक 25% मार्क्स। तो थोड़ा सा आप, अगर आप थोड़ा बहुत भी ढंग से, साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आप करंट अफेयर पढ़ के चले जाओ, या कोई एक भी जीएस का जो पोर्शन है लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी एक तैयार करके चल जाओ, तो करंट अफेयर्स और साइंस पोर्शन और कोई भी एक जीएस का पेपर लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई भी एक, वो मिला के आपको 25 मार्क्स स्कोर करवा देगा आराम से। तो वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कईयों की जीएस ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है कि जो बीए बैकग्राउंड से है, उनका एक्सपेक्टेड है कि जीएस अच्छी होगी क्योंकि 3 साल उन्होंने वही पढ़ा है। तो हो सकता है कि उनकी मैथमेटिक्स उतनी बढ़िया ना रही हो, तो मैथमेटिक्स को 25-30 मार्क्स तक देखे, और बाकी दोनों को थोड़ा बेटर रखे, क्योंकि 50 मार्क्स आप जीएस में ले सकते हो, उसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 50 के ऊपर एक्चुअली में, क्योंकि यूपीएससी है, आप उसके जीएस में आप 50% 60%। बास्ट है काफी। तो वही बात है। तो वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप 2 सब्जेक्ट अच्छे करो और एक सब्जेक्ट में आप लाइक इंटरमीडिएट रहो, तब भी इजीली पेपर क्लियर हो जाता है। अच्छा, और तेरी तैयारी में सोर्सेस क्या थे तेरे? मेरे सोर्सेज का ये था कि जैसे कि मैं एनसीईआरटीज पे ज़्यादा ध्यान देता था पढ़ने में, हम्म। और मेरी एक हैबिट थी कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ। तो मैं एनसीईआरटीज पढ़ता था, ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटीज, इंडियन जो ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद जो है पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत। देन हिस्ट्री मैंने स्किप कर रखी क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट था, स्पेशली सीडीएस के लिए।
तो आप हिस्ट्री के बिना भी अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन आते हैं और 120 क्वेश्चन टोटल होते हैं। तो अगर आप 20 क्वेश्चन भी लीव कर दो तब भी 100 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। तो आप 100 में से भी आप अगर 70-80 अगर आप सही करके आ रहे हो तब भी एक बहुत अच्छा स्कोर आप स्कोर करते हो जीएस में। तो मैंने इसलिए हिस्ट्री नहीं की थी। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए मैंने फिर वही अपना मेन जो एनसीईआरटी होती है मैक्रो की, +1 +2 की, जो इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में जो होता है वो, और न्यूज़पेपर डेली। और न्यूज़पेपर में फिर कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती है, आप उनको नोट करना पड़ता है आपको, कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपको वो नोट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट केस आ गया तो आपको वो नोट करना पड़ेगा कि पेपर में आ सकता है। इस बार की सीडीएस के पेपर में भी एसपी शर्मा का केस आया था, तो वो बहुत अच्छा केस था। वो एक्चुअली मैं 3 महीने पहले न्यूज़पेपर में आ रखा था केस। तो ऐसा नहीं वो रैंडमली कहीं से भी फेंक रहे हैं, बट वो न्यूज़पेपर आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ता है उसमें। एंड सेकंड थिंग इज कि आप जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते कई बार, तो वो वन वर्ड क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे सीडीएस में करंट अफेयर्स के, तो वो न्यूज़पेपर से कभी कभार नहीं हो पाते, क्योंकि वो स्टैटिक वाला जो होता है पार्ट वो मिस हो जाता है उसमें, कि फर्स्ट कौन बना है, या जैसे कोई फर्स्ट सिटी किसी चीज़ में फर्स्ट आई है, तो वो न्यूज़पेपर में शायद उतना कवर नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत हॉलिस्टिक आते हैं न्यूज़पेपर। तो उसके लिए मैं सीडीएस जर्नी का जो सर का चैनल था, तो वो देख लेता था मैं, लाइक महीने का एक वीडियो आता था, तो वो मैं लाइक ओवरव्यू ले लेता था उससे, कि जो जो मेरा छूट गया वो मैं नोट कर लेता था। तो वैसे मेरा करंट अफेयर हो जाता था। मैथमेटिक्स के लिए मैंने खुद किया है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं मैंने कहीं से कुछ कोचिंग लिया, जितना भी किया मैथमेटिक्स के लिए खुद किया था। और इंग्लिश का भी खुद ही किया था, ऐसे कभी कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो यूट्यूब से समझ लिया। सो वो ऑलमोस्ट खुद ही किया, सच कहीं से रिटर्न की तैयारी तो नहीं ली कहीं से। बट जीएस के लिए मैं दिल्ली में था ओआरएन में, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करते थे। ओके। तो वहाँ से भी जीएस का मतलब काफ़ी मेरे को सपोर्ट मिला है उनसे। तो राजेंद्र नगर में क्या कर रहे थे तो? राजेंद्र नगर में मैं तो गया इस चीज़ के लिए था कि मैं जब मैं दूसरी बारी स्क्रीन आउट होके आया था 22 एसवी भोपाल से, तो मैं बहुत गुस्से में था कि मेरे को नहीं करना है, अब आईएएस बनेंगे। मैं चला गया चौड़ चौड़ में ओआरएन। उधर जाके देखा ये मुझसे ज्यादा गुस्से में बैठे हैं भाई लोग उधर। मैं भी 1 साल रहा हूँ वहां पे, तो आई कैन अंडरस्टैंड। उधर उधर मैंने देखा भाई जिन लोग जवानियां बर्बाद कर रहे हैं। सही में मैं तो 1 साल बर्बाद किया एंड आई वाज लाइक कि ओ भाई साहब ये तो कुछ और ही है भाई। मुझे लगा था मैं इंटेलिजेंट हूँ, यहाँ पे आके देखा कि इंटेलिजेंस से बात ही नहीं बनेगी, कुछ और भी चाहिए। वो पता नहीं वो लाइक ओआरएन ऐसा है कि आपको पता नहीं कौन अंकल है कौन एस्पिरेंट है। सही में, सो ट्रू। वहां तो पे फिर कुछ तो यार टपरी वाले भी एस्पिरेंट रह चुके हैं, मतलब वो जो मेरा एक वहां पे ना एक टपरी वाला फ्रेंड है, मतलब ऐसे जान पहचान का है। तो मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई कितना उसके पास था, आईफोन 13 प्रो मैक्स भाई साहब के पास, और उसका टी स्टॉल है, और दूसरा उसका जो है वो जो अपना चैनी खैनी वगैरह जो बेचते हैं। तो मैंने कहा भाई तेरी ऐसे क्या है कि तेरे पास 13 प्रो मैक्स है? कहता भाई मेरी 30,000 जो है मेरा रेंट जाता है, और 1.5 कभी कभी 2 लाख के करीब मेरी वो सेल हो जाती है, जिसमें से बच बचा के मेरे को एक एक 20 के करीब बच जाता है। तो मैंने बोला ये ज्यादा सही है भाई, क्यों इतना मत्था मार रहे जिंदगी में। यार उधर सो ट्रू। उधर का माहौल भी बहुत अलग है ओवरन का। मैंने देखा कि वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जिस बंदे ने होप खो चुकी है ना गर्लफ्रेंड पाने की, ओवरन चला जाए, अच्छा। और अगर उसकी वहां पे भी नहीं मिली तो सिर्फ वो जनगणना के लिए है। क्यों, वहां पे तो पढ़ने का माहौल है जनरली। वहां पे पढ़ने का माहौल तो है ही है, मतलब सब माहौल है उधर। जहाँ मर्जी वहां पे दिन में 2 बजे निकल जाओ, रात को 2 बजे निकल जाओ, सब बराबर लगता है कि दिन है कि रात है, कुछ पता ही नहीं है। तो पंजाब में तो पंजाबी है। मैं एक्चुअली हिमाचल का हूँ, लेकिन मेरी पूरा बॉटम जो है वो सारा पंजाब का है। ओके। ओके, तो पंजाब का कल्चर, हाउ वाज दैट स्कूलिंग में और कॉलेज में? एक पंजाबी आई फाउंड कि पंजाबी जो है ना मेरे को हिसाब से बेस्ट लैंग्वेज है फिलहाल के लिए मेरे लिए। म्यूट हो गया था। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। मैंने कहा पंजाबी जो है ना वो मेरे हिसाब से बेस्ट लैंग्वेज है हम्म। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ किस्से सुनाऊं अपने। जैसे कॉलेज के, हमारे कॉलेज में एक लड़का था, बहुत अच्छा हम्म। दोस्त है मेरा, धर्मप्रीत करके। हम्म। तो वो इतना पेंडू बैकग्राउंड का ना, गांव वाले बैकग्राउंड का, कि भाई एक आप इंग्लिश में टीचर बोलते हो, हिंदी में मास्टर बोलते हो, पंजाबी में मास्टर बोलते हो। वो इतना ठेठ पंजाबी था कि वो माटर बोलता था, माटर जी। तो ओए।
अब वो ऐसा बंदा था कि वो बहुत कम, जैसे गांव से बाहर निकले होते हैं बंदे, है ना, वो लाइक बहुत स्वीट बंदा था वो। तो हम बीएससी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, और हमारा ग्रुप उस भाई साहब को पसंद आई लड़की, एमए फर्स्ट सेमेस्टर की, इंग्लिश की। अच्छा अच्छा। भाई साहब चले गए इसके पास, तो भाई साहब हमारे पास आए कि शैरी ते हमारे एक और दोस्त था प्रदाम, कहता यार एक बहुत जरूरी गल है। मैं की होया? कहता एक सोहनी सी कुड़ी पसंद आई है। मैं कहा ठीक है। तो फिर उसके बारे में पता लगाया हमने, तो वो लड़की निकली एमए फर्स्ट ईयर की, और वो फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश की। तो हमने उसको कहा, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया तेरे से, तू तो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट सेमेस्टर का है, वो एमए की है। कहता फिर की उम्र दी थोड़ी उम्र होंगी है। कहता फिर एक दिन ना उसने क्या किया, वो स्काई ब्लू कलर का चादरा सा ले आया। वो पंजाब में चादरा पहनते हैं, वो स्काई ब्लू कलर का चादरा पहन के आ रहा। ते हमने पूछा, मैं क्या आज बड़ा खिलिया खिलिया गल की है? कहता अज तेरा भरा चलना प्रपोज करन। मैं क्या चंगी गल है यार, चलो। कहता सोहना लगदा। मैं क्या लै तेरे नालों सोहना कोई नहीं। वो चला गया ऐसे प्रपोज कर, हमको लगा कि उसको पता होगा प्रपोज कैसे करते हैं। वो भाई साहब जाके एमए फर्स्ट ईयर की लड़की को पूछता, हाँ जाना। वो अगली 2 मिनट के Shit. लिए वो उसको ब्लैंक आउट होगी, वो मेरे को क्या पूछ रहा, हाँ जाना। तो उन्हें क्या की गल होगी? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? वही। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ ਨਾ ਤੇਰੇ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ कुछ अंग्रेजी ਚ ब्रो कहता। अब उसको ब्रो का मतलब भी नहीं पता भाई को। अब वो भाई हमारे पास आ रहा है, कहता की होया? मैं क्या की होया? कहता कुछ नहीं यार, वो ब्रो ब्रो कह रही थी। मैं ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ్రో ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। उसको बिल्कुल इंग्लिश ही नहीं आती भाई को। फिर उसको थोड़े दिन या महीने बाद उसको वो लड़की किसी लड़के के साथ दिखी, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी हुई। और हमारी जस्ट लेक्चर छूटा है मैथमेटिक्स का, वो भाई हमारे पास आ रहा है, कहता ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਐ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਸੋਹਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘੂਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘੂਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਐਡਾ ਕਲਪ ਗਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, उनका ਤੇ क्या ਸਾਰੇ रिएक्शन था आ। अभी जब उनको पता चला तेरा फौज में हो गया तो? हाँ, लेकिन उनके काफियों के मेरे को मैसेज आया, कॉल आया, बट वो दोस्त तो दोस्त ही रहते हैं ना। तो उनका पहले ये था दारू ले आना। ठीक है भाई। गुड यार। भाई तूने वो कौन सा गाना याद आ रहा है मेरे को, एक बड़ा फेवरेट गाना होता था मेरे पापा का और मेरा। बड़े चेते आंदे ने यार अनमुल्ले, वो वाला। अच्छा अच्छा, शरीमान साहब का। शेरी मारदा। हाँ, लेकिन वो ऐसे ही थे भाई। लेकिन वो लड़का आजकल दुबई में है, लाइक ही इज डूइंग समथिंग गुड इन दुबई। चलो गुड, गुड फॉर हिम। बढ़िया है। अभी ये बता, थोड़ा इस पे आते हैं एसएसबी की प्रिपरेशन पे। तुम रिपीटर रह चुके हैं, तूने फेलियर देखा है, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, सब देखा है। थोड़ा ये बता कि एक आइडियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बिकॉज जब तक ये वीडियो आएगा तो तब तक लोग रिटर्न दे चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो उनको ये रहेगा कि यार हमें अब एसएसबी की तैयारी शुरू करनी है जीरो से। तो थोड़ा वो मैप बता, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता। लेकिन जितना मैं सीख पाया हूँ इस पूरी प्रोसेस में, वो ये सीख पाया हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है ना पूरे एसएसबी का बेडरॉक बन जाता है। उससे इतने फायदे हैं, सिर्फ एक वो अखबार से इतने फायदे हैं कि एक एसएसबी एस्पिरेंट अगर वो अखबार पढ़ना डेली शुरू कर दे, वो 60% फाइट वैसे जीत गया। लाइक इंग्लिश, उसके बाद आपकी वोकेबलरी, नॉलेज, जीडी में काम आता है आपको। कई बार क्या होता है कि आपको इतने नए नए आइडियाज मिल जाते हैं न्यूज़पेपर से, आपकी टाइप की स्टोरी बनाने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल,
मेरे को एक आइडिया मिला था न्यूज़पेपर की स्टोरी से ही, कि जब माल न्यूट्रिशन की रिपोर्ट आई थी, हम्म। तो उसमें वो प्रोसेस भी दिया हुआ था कि माल न्यूट्रिशन की रिपोर्ट बनती कैसे है और कौन बनाता है। तो कई बार ऐसी पिक्चर आ जाए तो आप उसके ऊपर वो स्टोरी बना सकते हो। बिल्कुल। या जो लाइक कई बार जो हमारे सीवे साफ करने वाले होते हैं उनकी कंडीशंस के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, हम्म। है ना। तो हम कई बार क्या होता है कि टैट की स्टोरीज में लिखते हैं वो, तो वो जो छोटे छोटे की पॉइंट्स जो होते हैं जो हमको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर में इफ़ यू हैव अ गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ना, तो आप काफ़ी हद तक आगे जा चुके हो। क्योंकि कई बच्चों का ये भी रहता है कि हम हिंदी यूज़ कर ले। देखो, मेरे हिसाब से जितना मेरे को पता है, इफ यू डोंट नो इंग्लिश इवन गॉड कैन हेल्प यू आउट। तो इंग्लिश तो ऑन मस्ट है। दैट नोट वी हैव अ इंग्लिश कम्युनिकेशन कोहॉर्ट। ठीक है, हम लोगों को इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए ट्रेन करते हैं, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। सॉरी टू डिस्टर्ब। नहीं नहीं, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि आना चाहिए। क्योंकि कई बार मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, मान लो वो अभी 12th पास आउट है एनडीए का। वो बंदा बहुत एक विलेज फैमिली से आता है, तो उसने न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के उसने इंग्लिश मूवी देखना शुरू कर दी थी। इस चक्कर में इंग्लिश वेब सीरीज देखना शुरू कर दी थी, जिसके हिसाब से और जिसके करके उसका इंग्लिश अच्छी हुई है। लेकिन मेरा एक और दोस्त है, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। तो उसने पहले उसकी इंग्लिश बहुत कमजोर थी, फिर उसने इंग्लिश मूवी देखना शुरू कर दी, फिर वो भी बहुत कमजोर हो गया। तो मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ इंग्लिश मूवी देखनी है इंग्लिश सही करने के लिए। बिल्कुल। तो इंग्लिश अगर सही हो जाती है तो आप काफी हद तक आप अपने जो मोटिव है ना एसएसबी का, उसमें आप काफी आगे बढ़ जाते हो। और सेकंडली, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको देश दुनिया का पता लगता है। अगर आपको इंटरव्यू में कोई ऐसे ट्रिकी सिचुएशन फंसाते भी हैं तो आपको पता होता है हाउ टू गेट इट आउट, या आपको रूट लेवल्स कॉजेज का पता होता है, जो कि एडिटोरियल पेजेस आते हैं। और एक्चुअली बिल्कुल। एडिटोरियल पेजेस का बहुत बड़ा एक रूल है, क्योंकि आपके पास अपनी विजन है, मेरे पास अपनी विजन है। हर किसी के पास एक अपनी विजन होती है इस वर्ल्ड में कैसी चीजों को देखते हैं। लेकिन जब हम डेली एडिटोरियल्स पढ़ते हैं ना, तो हमको पता लगता है कि दुनिया की विजन क्या है, देखने को एक चीज को कितने एंगल से देखा जा सकता है, क्योंकि एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत एडिटोरियल्स आते हैं। एंड इफ हम्म। यू स्टार्टेड रीडिंग दोस एडिटोरियल्स ना, फिर आप कई बार सोचते हो कि मेरे दिमाग में ये पॉइंट क्यों नहीं आया, जो कि आपको जीडीज में एक्चुअली बहुत हेल्प आउट करता है। बिल्कुल। और लेक्चर रेट की आपको फिर तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। कि ये जो आप लाइक मैंने देखा है कि लाइक एस्पिरेंट स्टार्टेड डूइंग थिंग्स, कि वो एक लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ अब ये एसएसडी में पूछा जा रहा है, एफएसडी में पूछा जा रहा है, एनएसडी में पूछा जा रहा है। जो दोस्त जा रहे हैं उनसे वो उन टॉपिक्स को ले रहे हैं कि क्या पूछा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आपने लेक्चरेट की तैयारी करना बंद कर दी, आप हाफ बैटल वॉन। क्योंकि फिर आपको पता है कि आपको इतना नॉलेज है अपने अंदर कि हाँ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ वहां पे जाके किसी भी टॉपिक के ऊपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसएसबी की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, जो आपको कैरी आउट करेगा पूरी एसएसबी की जर्नी में। सेकेंडली जो है वो है, आपको एक अच्छा फ्रेंड भी होना चाहिए जो आपकी हेल्प करे साइकोलॉजी में। क्योंकि साइकोलॉजी को, आपकी साइकोलॉजी तो अपनी है ही है, आप उसमें क्या ही गलत कर लोगे, क्योंकि वो तो आपकी खुद की अपनी है, उसमें क्या ही गलती निकाल लोगे। तो आपको एक फ्रेंड होना चाहिए आपका, जो जो लाइक माइंडेड ना भी हो, मोस्ट प्रोबेबली वो लाइक माइंडेड ना हो, क्योंकि तभी आपको एक अलग अलग एक पिक्चर के ऊपर अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट कर पाओगे आप, अलग अलग थीम्स ला पाओगे आप। तो वो अगर आपके पास कोई दोस्त है ना, तो आप अपनी थीम्स रखोगे, वो अपनी थीम्स रखेगा, तो ऐसे आपके पास ना कोई, आप पिक्चर देख के ब्लैंक आउट नहीं हो पाओगे उधर। कई बार ऐसा होता है हम हम्म। एसएसबी में जाते कोई इतनी लाइक बेचीदा या बेहुदा पिक्चर बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो ऐसी होती है कई बार कि आपको ब्लैंक आउट कर देती है वो, कि क्या करे अब इसमें इसमें क्या ही स्टोरी बनेगी। तो लेकिन अगर आपने बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक ही पिक्चर की बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपने तैयारी कर रखी है, तो बेटर है। लेकिन तैयारी ऐसी मत करो कि आप मगअप करके चल जाओ कि वहां पे जो पिक्चर अच्छा ये तुमने लिखा हुआ है तो मैं वही लिखूंगा, वैसा नहीं होता। और एसडी तो मेरे को लगता है आप अपना ज्यादा, सबसे ज्यादा बेहतर आप ही लिख सकते हो, आपसे ज्यादा बेहतर एसडी कोई नहीं लिख सकता। तो यही सब चीजें हैं। बाकी आप फिजिकली फिट हो तो आप आराम से थोड़ा जीटीओ में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जितना आप फिट रहोगे आपके लिए उतना बेटर है। आप एक पूरी ग्रुप के लिए एसेट बन जाते हो फिर, अगर आप फिट हो तो। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप ओवर वेट जाते हो तो आपके लिए एक जो डिसएडवांटेज ये रहता है कि आप आगे नहीं जा सकते ग्रुप से थोड़ा सा। कई बार ऐसा डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि कई बार वो बहुत ट्रिकी सा फट्टा फंसता है, तो आप सीधा नहीं जा सकते हो, फट्टा टूट जाए तो उसके लिए कोई ऐसा बंदा भेजते हैं जो फिट हो या हल्का हो। तो इसलिए थोड़ा मतलब मुझे लगता है फिजिकली फिट होना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क वहाँ पर। और हम्म। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो उसका एक बहुत मेन कारण कॉन्फ्रेंस आउट होने का यही था कि वो फिजिकली फिट नहीं था। तो उसको ओवरवेट के कारण उसके लिए बहुत दिक्कत आई थी जीटीओ में। उसके जीटीओ सर ने इनफैक्ट उसको बोला भी था कि अपना वेट कम कर ले। तो वो भी
LWS का एक्सपीरियंस बता थोड़ा। LWS का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, जितना टाइम मैं उधर रहा मेरे लिए लाइक वन ऑफ द लाइक बहुत सीखने को चीज़ें मिली। वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वो। स्पेशली मेरे को GTO में बहुत हेल्प हुई है। यादव सर जो हैं वो आपको बहुत हॉलिस्टिकली समझाते हैं आपको क्या करना है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली GDs करवाते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि आपको जो किसी के GD का डर होगा या कोई बोल नहीं पाता ग्रुप के बीच में, तो वो डर चला जाता है। या फिर वो कुछ रोज टॉपिक्स देते हैं आपको, उसके ऊपर आके पूरी क्लास के सामने लेक्चर देना। तो जिनको वो फोबिया या फियर है स्टेज का, तो वो धीरे धीरे वो 21 दिन में खत्म हो जाता है वो। हाँ, वो बशर्ते कि आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन आप वहां पे जाके बचने की कोशिश कर रहे हो तो शायद कुछ ना हो, लेकिन अगर आप एफर्ट डाल रहे हो उधर जाके, तो एक काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप अपना वो फियर ऑफ स्टेज खत्म करते हैं उधर जाके। और Right. साइकोलॉजी के लिए भी वहाँ पर जो सर थे वो बहुत बढ़िया सर थे। उन्होंने इंडिविजुअली डोजियर चेक किए एंड दे हैव गिवन द इंडिविजुअल फीडबैक्स आल्सो। उस डोजियर में लिख के दिया था उन्होंने। डोजियर्स के बाद अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट है तो आप उनके सर के पास रीच आउट कर सकते थे जाके। और इंटरव्यू के लिए भी वहाँ पे एक आई थिंक एक्स AFSB के थे सर। तो वो भी AFSB के लाइक मोड में ले लेते हैं कई बारी। तो पर्सनल इंटरव्यू तो आई थिंक सेम ही होता है, चाहे आप AFSB के लिए लो या उसके लिए लो। वो तो आपके लाइफ के अराउंड ही घूमेगा एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कैसा वहाँ पे जवाब दे रहे हो। तो वो उन्होंने मेरे को चीज़ें बताई, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा था। इंटरेस्टिंग। इस पे थोड़ा बात करते हैं, जब तू रिकमेंड हुआ उस वाले मोमेंट पर, तो हाउ वाज दैट फीलिंग कि इतने सालों के मतलब संघर्ष के बाद फाइनली तेरा जो सपना था, जो तूने देखा था, वो हुआ और तू रिकमेंड हुआ। हाउ वाज दैट फीलिंग जब तेरा चेस्ट नंबर बोला गया? एक्चुअली चेस्ट नंबर बोलने से पहले मुझे बहुत गट फीलिंग थी कि इस बार मेरा हो जाएगा, जिस हिसाब से अच्छा मेरे भाई। तीनों चीज़ें गए थे। तो ओके। ये हुआ था कि मेरा चेस्ट नंबर बोलने से 1 मिली सेकंड पहले मैं उठ चुका था। ओके। मेरे को ये गट फीलिंग थी कि इस बार मेरा हो जाएगा, क्योंकि जब आप कुछ चीज करते हो ना, आपको बहुत टाइम हो गया करते हो, तो आपको पता लग जाता है कि ये शॉट बहुत बढ़िया गया है। तो इसलिए वो मेरे को पता था। बट द इंटरेस्टिंग मोमेंट ये है कि जब हम सबको आगे खड़ा किया गया, तो मैंने अपने लेफ्ट साइड देखा। वहां पे एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो खड़ा था, और राइट साइड भी खड़ा था। तो वो दोनों रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, और मैं ऐसे करके देख रहा हूँ। मैंने कहा ये भी करना होता है भाई। और मैं अच्छा नहीं लग रहा भाई उन दोनों के बीच में ऐसे ही खड़ा। तो मैंने भी अपने मुंह पे हाथ रख लिया। बट हाँ, वो खुशी जो होती है बहुत अलग लेवल पे होती है कि आपने ना कुछ ऐसी चीज की है जो आपको बार बार फेलियर दिखा रही थी, और जब आप उन सबसे ऊपर उठ के उसको क्लियर कर लेते हो, तो एक बहुत अलग मोमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद 2 मिनट के लिए तो आपको ना भरोसा ही नहीं होता, यार हो गया, बस इतना ही था, इतना ही करना था। क्योंकि एक बार चीज हो जाए तो वो लगता है कि यार कि ये इजी थी। बट जब तक नहीं उठी तब तक ऐसा लग रहा था कि जान लगा दो। तो मोमेंट बहुत मिक्स्ड फीलिंग वाला होता है कि ये भरोसा नहीं होता कुछ टाइम तक, तो क्या हुआ है क्या हुआ है। बट फिर बट धीरे वो धीरे सारी खुशी डॉक्यूमेंटेशन के बाद खत्म हो गई होगी। मैंने जब डॉक्यूमेंटेशन देखे तो मेरे को 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि इतने मैंने डॉक्यूमेंट एक्चुअली इतने पेजेस रद्दी वाले के पास नहीं देखे जितने मैंने इधर देखे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है आपकी, दो क्या करते हैं कि आप पिछले 5 साल में 1 साल से ज्यादा कहाँ रहे हो। अब अब जब उन्होंने पूछा कि आप 5 साल में 1 साल से ज्यादा कहाँ रहे हो, जब तक लॉन्डो को नहीं पता था कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, तो लॉन्डो जहां जहां रहे उन्होंने सब बताया। जब उन्होंने फिर वो निकालने शुरू किए ना, अच्छा तूने 3 बताए थे, तू 5 पकड़। जिसने 1 बताया था उसको 2 भरने पड़े, और जिसने 3 बताए थे उसको 5, और जिसने 4 बताए थे उसको 7। और फिर वो सोच रहे कि मैं क्यों बताया। भाई मैं 5 साल में 4 जगह रहा था। तो भाई लग गए गुरु। मेरे तो हालात ही खराब हो गए भाई। आई वाज लाइक कि भाई मेरे को घर जाना है अब। उनको बट पता है कि इनसे नहीं हो पाएगा, तो वो बोलते कि अपने साथ बैरक में लेके जाओ उधर भरना। बट बढ़िया तो था यार, जो भी बोलो। अब तो हो गए। डॉक्यूमेंटेशन वो अलग प्रॉब्लम है। सही में। मेडिकल मेडिकल कैसा था? मेडिकल क्या में कुछ निकला इलाहाबाद था? का इलाहाबाद का मेडिकल्स तो कुछ ना कुछ निकाल देंगे वो। आई वाले या सर्जिकल? कौन सा सर्जिकल खतरनाक सर्जिकल चल रहा है? सर्जिकल सर्जिकल। सर्जिकल। अभी मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका इंडिया में रिकमेंडेशन हुआ है इलाहाबाद से ही, तो सब उनके पूरे बैच में सर्जिकल में कुछ ना कुछ आया। पूरे बैच में। सर्जिकल वाले सर थोड़े हैं वहां पर कि जो किसी को ऐसे नहीं भेजते खाली हाथ। हम्म। थोड़ा ये थोड़ा तो प्रसाद है। हर किसी को मिलता है।
वो ये ना डॉक्टर ये होता है कि भाई मैं रिस्क क्यों उठाऊं, अगर कल को इसको कुछ हो गया तो जब इसको बोर्ड आउट हो गया तो मेरे पे नहीं आना चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ पकड़ा दे। मतलब मेरे टाइम पे एक डॉक्टर थी, एकता पगारिया मैम, तो भाई उन्होंने पूरे बैच को कुछ ना कुछ प्रसाद दे दिया भाई, पूरे बैच को। आई वाज लाइक कि भाई ये क्या है, मेरे को वो दिया कन्वर्जेंस का कि ऐसे पेन आता है तो दोनों आंखें नहीं आ रही, ठीक है। तो मम्मा पापा हंसने लग गए कि भाई ये कौन सी दिक्कत है, तो हमने चेक कराया, कुछ भी नहीं था भाई वो। मतलब ऐसे ही गया, मैं वो क्लियर कर दिया बेस हॉस्पिटल में तो। यार मैंने तो कई की ऐसी चीजें देखी हैं जो पहली बार ही सिर्फ एमएच में देखी थी कि इन चीजों के ऊपर भी मिल जाता है टीआर। ठीक है, अब जैसे कि जैसे मेरे को दो टीआर मिले थे, एक क्यूबिटस वेलगस का मिला था, एक वेरिकोज वेन का मिला। अच्छा। और वो वेरिकोज वेन मेरे को नहीं था, इतना मेरे को पता था, लेकिन जब उसने दिया उसके बाद वो डाउट क्रिएट हो गया मेरे को। तो अब उस एक डाउट के लिए मैंने 10,000 रुपये खर्च दिए 2 बार डॉपलर टेस्ट करवाने के लिए बाहर से। और वो मेरे को देखा जब मैं गया सिविल वाले डॉक्टर के पास जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। स्वामी कहते कितने साल का है तुम? मैं कहता सर 23 साल का। कहता 23 साल में कब से होने लग पड़े वेरिकोज वेन? मैंने कहा ये आपको पता है, ये मेरे को पता है, ये उनको भी बताना है। ये तो 17 साल में भी दे रहे हैं भाई लोगों को, एनडीए अरे वालों वो को। बहुत वो बहुत था उसके लिए कि भाई तेरे को कहाँ से दे दिया उसने। तो फिर उसने चेक किया तो उसने 2 सेकंड या 3 मिनट, 2-3 मिनट चेक किया उसने। उसने बोला बॉस तेरे को कुछ नहीं है, मेरे को देख के पता था, पर जबरदस्ती तेरी शांति के लिए मेरे को करना पड़ा। तो फिर मेरे को उससे संतुष्टि नहीं हुई कि मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट में चेक करके भेज दिया। मैंने फिर कहीं और से दोबारा डॉपलर टेस्ट करवाया, कलर डॉपलर। और फिर उसने भी सेम मेरे को वही बोला, कहता भाई साहब आपकी उम्र में होता ही नहीं है, बहुत कम होता है कि आपकी उम्र में हो जाए, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांस होता है कि आपकी उम्र में निकले किसी को, नहीं तो ऑलमोस्ट नहीं निकलता किसी को। तो वहां पे भी नहीं आया। बट ये है कि मेरे एएमबी वाले जो डॉक्टर्स थे, मेरी एएमबी मैंने ली थी चंडी मंदिर। तो वो लाइक बहुत चिल आउट डॉक्टर थे। जो मेरे वेरिकोज वेन के थे वो विक्रम त्रिहान सर थे, वो एयरफोर्स के थे, ग्रुप कैप्टन। और जो मेरे क्यूबिटस वेलगस वाले सर थे वो कर्नल थे वो, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। दे बोथ वर वेरी गुड। तो बढ़िया उन्होंने अब बढ़िया। मेरे को कर दिया तो वेरी गुड। एनी मैसेज फॉर एस्पिरेंट्स जो मतलब पुट इन मार रहे हैं, लेकिन एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रह रहे हैं उनका। हाँ बिल्कुल, ये है कि देखो आपका एफर्ट हमेशा काउंट होता है। आपको पता है आपने हमेशा सही किया है, बट एसएसबी इज ऑल्सो डी डे गेम, कि जिसका दिन है वो चला जाए। तो कभी ना कभी दिन आएगा, ये भी बात पक्की है, तो छोड़ना नहीं। चाहे जितना मर्जी अटेम्प्ट लगे, चाहे जो लगे, छोड़ना नहीं बस। बिल्कुल। तो बस वही बात है कि लगे ये रहो मैं आप enough। एस्पिरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि एसएसबी में ना 30-40% मेरे हिसाब से लक भी है कि असेसर का क्या मूड है, आपका ग्रुप कैसा है, ग्रुप कोलैबोरेटिव है या नहीं। तो इसलिए अगर आप कभी स्क्रीन आउट हो जाते हो या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हो तो अपना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अगले की तैयारी करनी है, जो भी खामियां लगी हैं आपको उस पर इम्प्रूव करो। बाकी एसएसबी क्लियर करने का ये मतलब नहीं कि तुम अच्छे इंसान हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जस्ट कि वो आर्मी में तुम जो स्टैंडर्ड्स हैं तुम उनको मीट कर रहे हो, ठीक है। सो इसलिए जस्ट अपना बेस्ट करो एंड ज्यादा स्ट्रेस मतलब, एक बैकअप प्लान भी रखो। तेरा बैकअप क्या था श्रेयांश? सर मैं एक्चुअली उसके बाद मैं ना मेरा ये था कि अगर नहीं होता तो फिर मैं सीएपीएफ वगैरह दूंगा। तो मेरा सीएपीएफ आई थिंक मेरा बैकअप प्लान था। तो ओके। उसी के लिए मैं कर रहा था। बट फिर मैंने एक दिया था अटेम्प्ट, फिर उसके जैसे जब मैंने सीएपीएफ का अटेम्प्ट दिया था अगस्त में हुआ था, उसके बाद वाला जो सितंबर आया था, जस्ट नेक्स्ट सितंबर, तो उसमें पेपर क्लियर हो गया था। फिर जनवरी में एसएसबी क्लियर हो गई थी। उसके बाद मेडिकल्स एंड ऑल सब हो गया, तो फिर मैंने अभी छोड़ दिया। मैंने कहा यार ठीक है, फौज मिल रही है। बट ये बात है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के ऊपर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि स्क्रीनिंग का ऐसा है कि स्क्रीनिंग को आप कभी ना, अगर आपने तैयारी कर रखी है आप फिर भी स्क्रीन आउट हो रहे हो, तो आप कभी उतना दिल पे मत लो स्क्रीनिंग, क्योंकि स्क्रीनिंग इज एग्जैक्टली डी डे प्रोसेस। या ठीक है, अगर आपने तैयारी कर रखी है आप फिर भी स्क्रीन आउट हुए तो दिल पे लेने वाली बात नहीं है। वो बहुत बारी बहुत अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स जो है ना, मैंने देखा है कि उन्होंने AIR-1 देखे हैं यार मैंने, जो हाँ AIR-1 आया अगली एक्चुअली में एसएसबी में स्क्रीन आउट हुए हैं या पिछली एसएसबी में स्क्रीन आउट हुए हैं। सो इट्स जस्ट बहुत लक होता है स्क्रीनिंग में तो खासकर, तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। बाकी ऑन दैट नोट, श्रेयांश थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट OTA एंड छिति छिति अवसर बन, ठीक है। बाकी फिर दारू थैंक तो पीते हैं लोग, हम नहीं पीते, हम अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। यू। दारू दारू वैसे ऑनलाइन पीनी भी नहीं चाहिए आजकल, तो वैसे हाँ। खौफ है।
Thank you so much, buddy. And Thank guys, if you're watching this video, please like, share, subscribe. Maximum लोगों के साथ इसको share करो. And thank you so much. Take care. Jai Hind. you, sir. Thank you.